अब जो अगला देश है वो भी दुनिया की लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री है। दो देश ऐसे हैं जिधर भी माना जाता है आप वीडियो बना ही नहीं सकते। You have 10 wives in total, right? I have 10 and I want to marry more now. जिबूती देश में इतने देशों की मिलिट्री प्रेजेंस है कि इसे कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस भी कहा जाता है। उसकी मेरे पे नजर पड़ी और एकदम से उसने मुझे टोक दिया। मेरे पास आया, बोला क्या करने लगे रहे हो, अपना फोन दो। तुरंत उसने मुझे पकड़ लिया। सड़क पे आप इधर लोगों का कद देखो, कितने लंबे लंबे लोग हैं यहाँ पे। मेरे दोनों तरफ वही है जो आप लोग सोच रहे हो। एक बार तो हमें पकड़ के ले गया था पुलिस वाला की भी, क्यों बनाने लगे रहे हो यहाँ पे, फोन दिखाओ अपना। ओ भाई बढ़िया है, अपनी लोकेशन तो शानदार है, मजा आ गया। पासपोर्ट मांग के उसने पूछा पर्पस क्या आपका, किस लिए आए हो? मैं बोला घूमने। उसे यकीन ही नहीं। इतना सुनसान क्यों लग रहा है ये एरिया, जैसे कोई इधर से फ्लाइट ही नहीं है। It has the highest per capita concentration of foreign military bases on its soil of any country. यहाँ पे रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है एक तरह से। दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया की लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री साउथ सुडान, अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जूबा से। और आज हम जिधर जाने वाले हैं वो है दुनिया की दूसरी लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री, यानी कि इन दोनों देशों में कैमरा रिकॉर्डिंग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इनफैक्ट साउथ सुडान देश में तो कैमराज भी बैंड है। किसी तरह मैं पहुंचा और मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई। और आज अपने सामने एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपने को जिबूती देश पहुंच के वहां पे रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो बनानी है। और जिबूती देश में इतने देशों की मिलिट्री प्रेजेंस है कि इसे कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ साउथ सुडान जिधर से हम आज निकल रहे हैं, इसे वर्ल्ड की पूरेस्ट, वर्ल्ड की टॉलेस्ट, वर्ल्ड की न्यूएस्ट, वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस और वर्ल्ड की मोस्ट करप्ट कंट्री भी माना जाता है। और पिछले कुछ दिन मैंने यहाँ पे बिताए साउथ सुडान में। यहाँ पे जैसे भी फिल्मिंग कर सके हमने करी, यहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर करे, यहाँ की यूनिक ट्राइब्स एक्सप्लोर करे। और आज हम चल के एक्सप्लोर करेंगे द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, यानी कि द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन अफ्रीका एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन अफ्रीका। चलिए चलते हैं जुबा के एयरपोर्ट पे। जुबा विच हैपेंस टू बी द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ सुडान। इधर से मेरी फ्लाइट है इथियोपियन एयरलाइंस की, जो मुझे यहाँ से लेके जाएगी इथियोपिया, एडिस अबाबा, और एडिस अबाबा से फिर मेरी अगली फ्लाइट है जिबूती की। हालांकि फ्लाइट है मेरी सुबह 11 बजे की, वक्त हो गया सुबह के 9 बजे। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चल के बैठते हैं गाड़ी में। और साउथ सुडान का भाई मेरा सफ़र आसान बन पाया सिर्फ राजेंद्र भैया भी जैसे। भाई ऐसा नहीं है। ये तो आपकी मेहनत है और आपका गुड लक है कि आपका काम हो गया अच्छे से। ना यहाँ पे जितने भी आते हैं ना यूट्यूबर्स भाई, सारे दुखी हो गए हैं। हाँ Since it was your good luck that you didn't face too much of challenges. हाँ। But you know challenges are there in this country. एग्जैक्टली। फिल्मिंग बहुत मुश्किल है यहाँ, घूमना फिरना, पर हो गया किसी तरह, काम सारा हो गया। ट्राइब्स भी देख लिए, शहर भी देख लिया अपन ने। भैया के पास रुका था, अभी हम खाना खा के चले। सुबह स्क्रीन पे आप देख रहे हो थोड़ी सी क्लिप, चाय पी, साथ में परांठे खाए, भुज्जी खाई, और नीचे उतर के भैया लेने भी आए मुझे एयरपोर्ट पे, पास में रखा भी, घुमाया फिराया, पूरी हेल्प करी, और वापस अब छोड़ के भी आने लग रहे एयरपोर्ट में। साथ में पीटर भी, थैंक्स पीटर। तो अभी भैया कितनी दूर है यहाँ से एयरपोर्ट? बस वो सामने तो एयरपोर्ट दिख रहा है। अच्छा, उधर है। स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। हाँ। थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, so it will take some time, like 10 minutes। अच्छा, यहाँ पे एक हादसा भी हुआ है ना अभी कल परसों प्लेन का? 20 बंदे मर गए यार उसके अंदर। 20 बंदे हैं। हाँ, एक्चुअली बहुत पुराने प्लेन्स हैं यहाँ पे अच्छा। जुबा के अंदर। हाँ। और गवर्नमेंट सीरियस है इन चीजों के लिए। हाँ। ये इंसिडेंट्स तकरीबन होते रहते हैं यहाँ पे, ऑल ओवर द ईयर। अपना वाला तो लेकिन ठीक होएगा ना, इथियोपियन एयरवेज का होता। नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। बहुत जो मजा जिंदा। दोस्तों ये जो सड़कें देख रहे हो ना आप जुबा शहर की, यहाँ पे रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है एक तरह से। एक ये लेडी पुलिस ऑफिसर बड़ी अच्छी है, हालांकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, वो देखो पीछे गई, आप लोगों को शायद लेकिन दिखी नहीं होगी। पर यहाँ पे ये जो शीशा है ना, ये शीशा काला है तो बाहर से दिख नहीं रहा कि मैं अंदर फिल्म करने लग रहा हूँ। अगर ये ना दिख रहा होता ना, या फिर मैं आगे बैठा होता, तो हर जगह रुकवा लेते, हर कुछ ही मीटर्स पे। आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, जब मैंने जुबा सिटी का टूर करा था बड़ी मुश्किल से, या फिर ट्राइब्स को घूमने गया था, तो रास्ते में हर कुछ ही मीटर्स पे मिलिट्री चेक पॉइंट्स, पुलिस के चेक पॉइंट्स, तरह तरह के चेक पॉइंट्स आते रहते हैं। और बेचारों को तनख्वाह मिलती नहीं, कई महीनों तक सरकार इनकी सैलरीज नहीं देती, तो वो अपना पेट कहाँ से पालेंगे? वो रोकते गाड़ियों को, फिर पैसे मांगते। और फोटोज तो ले ही नहीं सकते, फोटो वीडियो तो भूल ही जाओ। मतलब सारी चीज आपकी ठीक भी है, फिर भी रोक के परेशान करते हैं जनरली, अगर आप बाहर के हो तो। पर अभी मैं पीछे बैठा हूँ, मैं देखना ही नहीं लग रहा। उस दिन मैं इधर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं गाइड के साथ जब गया तो थोड़ी देर में तो मेरा पीछा स्टार्ट कर दिया एक बाइक पे और एक पुलिस ऑफिसर ने। फिर वो गाड़ी रुकवा लिया आगे, बोले कि भी तू हमारी वीडियो बना रहा था, क्यों बना रहा था? कई देर उनसे बहस चली, किसी तरह पीछा छूटा। आपके साथ भी होती रहती है, जबकि आपको तो कितने साल हो गए ना?
दुनिया भर का टाइम हो लिया, पर ये इनको फर्क नहीं पड़ता यार इस चीज की कि इतने हाँ। साल बैठे हैं हम बैठे हुए हैं इस चीज हाँ। पर कुछ कर लो, और कोई गलत चीज थोड़ी बोल रहे हैं यार। आपके देश के बारे में लोगों को बता रहे हैं हम तो हाँ कि भाई कितनी प्रोग्रेस होगी इस देश के अंदर, पहले क्या था अभी क्या है, हाँ। बट दे डोंट रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। ये पता नहीं थिंकिंग कब चेंज होगी इस देश की भाई हमें। जब मुझे रुकवा लिया था ना कि मेरा पीछा करके बाइक पे, तो फिर लोकल्स इकट्ठे हो गए खूब सारे। बाद में लोकल्स को भरोसा हो गया कि ये टूरिस्ट आया है, फिर उसने मेरा पीछा छोड़ा पुलिस वाली ने, वरना वो भी पैसे ऐंठती है, पता नहीं क्या करती। एनीवे, अब इस देश में तो किसी तरह से अपन ने सफर पूरा कर दिया, बना ली जो भी वीडियो बनानी थी। अब जो अगला देश है वो भी दुनिया की लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री है। 2 देश ऐसे हैं जिधर भी माना जाता है आप वीडियो बना ही नहीं सकते। इधर का कारण ये है कि ये देश बहुत नया है, बहुत न्यू कंट्री है, बहुत यंग कंट्री है। 2011 में फॉर्म हुई थी, पहले सूडान का पार्ट था। 2011 में मेरे ख्याल 9 जुलाई 2011 को इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी सूडान से, और ये अलग देश बन गए। तो आज के दिन 2025 में सबसे जो नई सोवरेन कंट्री को है वो साउथ सूडान ही है, 2011 में बनी थी। और उसके बाद ही अलग हो गए, तब भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं आपस में, जो ट्राइब्स है ना वो लड़ते रहते हैं। तो इधर के लोग इस चीज़ को लेके बहुत डरते हैं कि क्या पता दंगे होंगे, हमारी फोटो क्यों खींच रहे हैं, क्या पता हमारी कहीं पे क्या प्रॉब्लम करे, हमारे देश में गरीब भी दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी भी देखो, अब यहाँ पे भी सिपाही खड़े थे 2, तो मैंने नीचे कर लिया फोन। तो ये लोग डरते हैं बहुत, क्योंकि इस देश में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है। लोग लड़ाई झगड़ों की वजह से फोन से तो बहुत डरने लग गए, मतलब कि बंदूक से कम डरेंगे, कैमरा उनके मुंह पे लगा दो तो ज्यादा डरेंगे। यहाँ पे तो ये हाल है। और जो दूसरा देश है जिबूती, जिधर हम जाने लग रहे हैं, उधर कारण ये है कि उधर हर देश की मिलिट्री प्रेजेंस है, मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं, यूएस के, चाइना के, जापान के, स्पेन के, जिस देश के बारे में आप सोचो सबकी वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है। पास में क्योंकि वो बाले मानदेव स्ट्राइट है, उधर से जितने भी गल्फ ऑफ पर्सिया के जो भी जहाज आते हैं तेल वेल के, वो गुजरते हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए और भी बहुत रीजन है। अपन चल के जानेंगे अभी वीडियो में जब वहाँ पहुंचेंगे। तो इसी कारण वहाँ पे हर जगह बहुत सेंसिटिवली देखा जाता है कि भी फोन या कैमरा कोई क्यों निकालने लग रहा है। और ऊपर से जिबूती के बारे में मैंने सुना है कि भी बहुत करप्ट देश है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है और वो पैसे मांगती है फोन या कैमरा देखते ही। हालांकि यहाँ पे भी है, साउथ सूडान को भी माना जाता है कि भी ये बहुत करप्ट देश है, पर जिबूती में हम सोचते हैं कि भी अच्छा वहाँ पे तो अमेरिका है, वहाँ पे तो चाइना है, वहाँ करप्शन नहीं हुई, नहीं। लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस काफ़ी करप्ट मानी जाती है। मैंने जितना सुना है कि भी पैसे मांगेगी आपसे जैसे आप फोन वोन कुछ निकाल लोगे। तो अब देखेंगे भाई कैसे अपन अपना मैनूवर कर पाएंगे रास्ता इन अगले देश में, जिबूती में। एक बार एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से जुबा एयरपोर्ट में भी अपन कुछ नहीं बना पाएंगे। प्लेन में बैठते हैं, फिर प्लेन के बाद वहाँ उतरते हैं, देखेंगे क्या माहौल है, उसी हिसाब से आप लोगों को दिखाता रहूँगा, सिचुएशन समझाता रहूँगा। सड़क पे आप इधर लोगों का कद देखो, कितने लंबे लंबे लोग हैं यहाँ पे। मेरी पिछली वीडियोस यहाँ पे फिर पुलिस आई थी तो मैंने कैमरा नीचे करा, पर आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, देखो कितने लंबे लंबे लोग खड़े बहुत लंबे लोग यार यहाँ पे। तो जैसा कि कई नाम से जाना जाता है साउथ सूडान की भी न्यूएस्ट कंट्री, मैं आपको बता चुका क्यों है, 2011 में फॉर्म हुई थी। टॉलेस्ट कंट्री क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज मेल की हाइट 6 फुट मानी जाती है, और मेरे ख्याल से 6 फुट से ज्यादा ही होगी। ठीक से इन्होंने सर्वे करा नहीं, क्योंकि मेरे को तो 6 फुट से ऊपर ही दिखे मोस्टली लोग। फिर उसके अलावा लीस्ट कैमरा फ्रेंडली तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों है, करप्शन के नाम से भी जानी जाती है। और इसी के साथ साथ इस देश में एक प्रेसिडेंट है, 5 वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब एक इंसान यहाँ पे शादी भी कितनी कर लो, चाहे बस आपके पास गाय होनी चाहिए अफोर्ड करने के लिए कि भैया, क्योंकि यहाँ पे दहेज लड़का देता है लड़की की फैमिली को। अब जितनी ज्यादा कैटल्स आपके पास है, आप उतने ज्यादा वाइफ्स रख सकते हो, ताकि आप और लड़की की शादी करो, उसके फादर को आप बदले में कैटल्स गिफ्ट कर सको। अब इनफैक्ट हमारा जो पीटर भाई है, पीटर भाई की भी 10 वाइफ्स है। पीटर, हाउ डिड यू अफोर्ड टू हैव सो मेनी वाइफ्स? यू हैव मेनी काउस? He can manage cows. Yeah, we can manage. You have 10 wives in total, right? I have 10 and I want to marry more now. You want to marry more? Good luck. आ गया भाई अपना एयरपोर्ट, डिपार्चर्स। अब भाई बाहर निकलते ही बहुत सेंसिटिव मामला हो जाएगा। मुश्किल से शायद कुछ आपको क्लिप देखने को मिलेगी प्लेन तक, कोशिश करूँगा। भाई लाइन में लग गए एयरलाइन की, ये भरने के लिए बोल रहा है हमें, इथोपियन की।
बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। बोर्डिंग गेट पे आ गया, अपन बैठ गए। ये रहा मेरा पासपोर्ट, दोनों बोर्डिंग पास मेरे को मिल गए, यहाँ से एडिस अबाबा और एडिस अबाबा से जिबूती का। जब मैं लाइन में लगा हुआ था बोर्डिंग के लिए बैग चेक करवाने के लिए, तो बैग चेकिंग के टाइम मेरे बैग पे लगाने के लिए एक टैग दिया था इन्होंने, और जब मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने लगा तो मुझे एक सिपाही ने आके पकड़ लिया और मेरा फ़ोन ले लिया। क्या हुआ कैसे हुआ अभी आपको बताऊँगा जैसे ही मौका लगेगा। ये एक और इन्होंने प्रिंट करके दे दिया बोर्डिंग पास, ये मेरा येलो फीवर वैक्सीन है। भाई बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा के आया है। अभी चलेगी दोस्तों लाइट और पसीने आने लग रहे हैं बोर्डिंग गेट पे बैठे बैठे। और जब एयरपोर्ट पे घुसे थे ना, तब भी इनकी लाइट चली गई थी, बैग स्कैन ही नहीं हुए। कई देर इंतज़ार करा, फिर लाइट आई, फिर वो स्कैन हुए, अब यहाँ पे चली गई लाइट। हालांकि इतना फ्यूल है इस देश के पास, पानी भी बहुत है साउथ सुडान में, पता नहीं, लेकिन तेल भी इतना महंगा है, बिजली भी नहीं रहती। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताने लग रहा था कि मैं चेक इन की लाइन में लगा था, अंदर घुसे बैग वैग देने थे वहाँ पे। पहले तो बिजली नहीं थी किसी तरह, कई देर में बिजली आई, बैग स्कैन हुए। उसके बाद मैं गई इथोपियन एयरलाइन काउंटर पे, वहाँ पे भीड़ जमी हुई, खूब सारी भीड़ लगी हुई, मतलब कोई भी लाइन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, एकदम झुंड बनाए खड़े लोग वहाँ पे। फिर मेरे को बोले बिज़नेस क्लास है, मैं बोला ना इकॉनमी है। बोले अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं सर, खड़े रहो। पर बिज़नेस वाले भी वहीं खड़े थे ऐसे ही। फिर मेरे साथ में जो बंदा था ना, वो यहीं की पुलिस में है, वो बंदा राजेंद्र भैया के पास ही आता है, वो काम करता है, तो वो मेरे को साथ एस्कॉर्ट कर रहा था पूरे एयरपोर्ट में। तो ये चीज़ चलो ठीक थी, वो यहाँ तक मेरे साथ आया था। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम उसमें लाइन में लगे ना, मैं ऐसे सीधा तो बनाता नहीं, सीधा बनाऊंगा तो लोग देख लेंगे क्या करने लग रहा है। तो छुपके से आमतौर मैं क्या करता हूँ कि भी स्टार्ट करके और इसके ऊपर अपना पासपोर्ट रख दिया, फिर बोर्डिंग पास रख दिया स्क्रीन के ऊपर, तो दिखता नहीं कि भी फ़ोन में क्या होने लग रहा है, पीछे चाहे कुछ भी होने लग रहा हो, तो स्टार्ट हो जाती है वीडियो। तो वैसे ही मैंने कुछ किया, लेकिन वो मेरे को ही देखने लग रहा था वो बंदा। अभी इधर एयरपोर्ट पर भी ना सारी तरह के जासूस घूमते रहते हैं। अब मैं अंग्रेजी शब्द बोलूँगा तो लोग समझ जाएंगे आसपास वाले, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के तरह तरह के यहाँ पे जासूस घूमते रहते, नज़र रखते हैं हर वक्त। पर किसी तरह वो मैंने स्टार्ट कर दी और वो मुझे ही देख रहा था तब से। अब उसकी मेरे पे नज़र पड़ी और एकदम से उसने मुझे टोक दिया, मतलब 3-4 सेकंड बाद ही शुरू होती जैसी वीडियो स्टार्ट हुई, तो सीधा मेरे पास आया, बोला क्या करने लगे रहे हो, अपना फ़ोन दो। तुरंत उसने मुझे पकड़ लिया। अब अच्छी चीज़ थी कि वो बंदा मेरे साथ था, वो जो मुझे अंदर तक छोड़ने आया था, तो वो उसे बोला कि भी ये मेरे साथ है, दुखी ना कर, ये अपने बैग की बनाने लग रहा है। और जबकि लिटरली मैं बैग की ही बना रहा था। पहले तो मैंने वो टैग सा बनाया बैग पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद फिर वैसे ही मैं लाइन में लगा था, तो मैंने बैग की और उसकी लाइन की भी भीड़ होने लग रही है, लाइट आ गई चलो, उसकी बनाई थी। पर उसने देखी नहीं, तुरंत उसने फिर मेरा लौटा दिया फ़ोन, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा था वो भी यहीं की उस शब्द का था स्क्रीन पर जो लिखा गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन हुई, सिक्योरिटी वगैरह हुई, तो उसमें जूते भी उतारने थे। ट्रे में मैंने जूते निकाल के रख दिए, तो जो वो था सिक्योरिटी वाला, बोला कि अगली बार कब आओगे। मैं बोला पता नहीं, आऊँगा जल्दी। बोला अगली बार जब आओ तो ये सेम जूते मेरे लिए भी लेके आना, तुम्हारे जूते बहुत बढ़िया है। मतलब कोशिश कर रहे थे पैसा मांगने की, हर जगह मांगते भी इधर एयरपोर्ट्स पे, पर बस वो डायरेक्टली मांग सा नहीं पाए। और मोस्टली चेक पॉइंट्स पे मेरे साथ वो एस्कॉर्ट कर रहा था मेरे को, पुलिस वाला आदमी, तो शायद मेरे ख्याल से इन्हें भी ऑफिसर्स को भी लगा कि भी छोड़ो मत तंग करो, तो इसलिए अलग से मुझे पैसे नहीं देने पड़े कहीं भी। लेकिन फिर भी हर जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल जो आप कर रहे थे, जैसे ही वो मेरे से दूर होता था तो मेरे को टोकने लग जाते थे। पर किसी तरह आगे बोर्डिंग गेट पे बैठ के फ्लाइट बोर्ड करेंगे। चलो भाई बोर्डिंग हो गई है, स्टार्ट, चलते हैं फ्लाइट में, बोर्ड करते हैं। बाहर निकल गए। चलो मित्रों, जूते धुलवा ली थे सुबह मैंने अपने, एकदम देखो चमक रहे, नहीं काले हो गए थे एकदम जब मुंडरी ट्राइब के साथ रहा कल। चलो चलते हैं फ्लाइट की तरफ। ये है भाई मेरा बैग, ये अजीब सिस्टम भाई फ्लाइट में, दिस इज माइन, थैंक्स। बोले फ्लाइट में घुसने से पहले चेक कर लो आपका बैग यहाँ है क्या, बाद में हमें मत बोलना। मैंने मेरा बैग दिखाई नहीं, अब ये फ्लाइट में चढ़ाएंगे बैग। पता नहीं कितनी फ्लाइट्स में बैठ लिया है यार, कई सौ फ्लाइट्स में बैठ लिया, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। बैग चेक करो अपना, है लदवाओ, बाद में मत रोना। अरे 26A अपनी में 2 गिलास रखे भाई, किसी तरह आ तो गया फ्लाइट के अंदर ठीक ठाक। साथ वाली सीट्स पे कोई नहीं है, काश कोई आए भी ना, जगह ज़्यादा मिल जाएगी अपने को। बहुत बस फंसा हूँ बुरी तरह, देख लो आप टांगे मेरी किस तरह फंसा रखी है, और ऊपर भी कोई स्पेस नहीं है ज़्यादा। ये मेरा आधा हाथ तो दूसरी सीट पे जाने लग रहा है। एनीवे बच गए अपन एयरपोर्ट पे, कोई मतलब मेजर परेशानी नहीं हुई। एक बार तो हमें पकड़ के ले गया था पुलिस वाला की भी, क्यों बनाने लग रहे हो यहाँ पे, फ़ोन दिखाओ अपना। मतलब वो साथ में मेरे ना होता ना बंदा जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे आया था पुलिस वाला, जो दोस्त था हमारा, वो ना होता तो पता नहीं भाई क्या होता आज। ऑब्वियसली पैसे तो लिए ही जाते, पैसे एटते बहुत ज़्यादा, उसके बाद पता नहीं और क्या होता। ये बाकी इंटेलिजेंस वाले भी घूमते रहते एयरपोर्ट पे, क्या पता किसको सौंप देते, क्या करते क्या नहीं।
बस किसी तरह चढ़ गए लेकिन फ्लाइट में। तो पहला मुश्किल पड़ाव बेसिकली अपना पार हो गया है। साउथ सूडान को अपन ने सक्सेसफुली कॉन्कर कर लिया है एक तरह से। यहाँ घूम फिर लिया अपन ने, सारा एक्सपीरियंस ले लिया। अब फ्लाइट बीच में एडिस अबाबा रुकेगी, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिस अबाबा से उड़ते ही फ्लाइट लगेगी जिबूती। जिबूती में फिर यही समस्या, और क्या पता इससे कितनी ज़्यादा होएगी, तो भी ये टेंशन है। देखते चलो, जो होएगा सो होएगा। दोस्तों इस आदमी की हाइट देखना, 7 फुट से ऊपर होगी मेरी जान। चलो भाई से मैंने कद पूछा, भाई ने अपना कद बताया 6 फुट 11 इंच बिना जूतों के, और बोला जूतों के साथ 7 फुट से ऊपर ही हूँ मैं ऐसा बच्चा लग रहा था भाई के आगे। अराइवल मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार आ लिया हूँगा मैं इस एयरपोर्ट पे, लेकिन पहली बारी इतना खाली सा लग रहा है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है, बहुत भीड़ होती है बार, वरना चलो अपनी किस्मत आज अच्छी है, खाली सा है। अपने को ट्रांसफ़र करना है, दूसरी फ्लाइट लेनी है जिबूती की। कमाल हो गया यार, आज एडिस अबाबा एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो गया, इतनी जल्दी सिक्योरिटी खाली पड़ा था। साउथ अफ्रीका वालों को मान गए। इथोपिया के एयरपोर्ट पे भी अपनी ऐड कर रखी है। अपना है गेट A5, सामने है गेट A1 से A7। बताओ यार, आज बिल्कुल ही खाली है, नहीं धक्का मुक्की हो रही होती है इधर। बाथरूमों में नंबर नहीं आता इस एयरपोर्ट पे, आज खाली पड़े। और जबकि जुबा एयरपोर्ट पे आज इतनी भीड़ थी, पता नहीं कहाँ जा रहे थे लोग इतने सारे। मेरी अगली फ्लाइट जो कि जिबूती की है, उसका बोर्डिंग टाइम है 3:10। अभी फिलहाल वक्त हुआ है 2:09 हुए होंगे। हाँ, 2:10 हुए। 1 घंटा पड़ा है अपने पास पूरा बोर्डिंग के लिए भी। तो चल गया तो इनकी कॉफ़ी भी लेते ही, इथोपिया की कॉफ़ी मशहूर है, बुन्ना बोलते हैं जिसे, या फिर लॉन्च में बैठ जाते हैं। मेरे पास लॉन्च का एक्सेस है। ये सही है भाई, एडिस अबाबा एडिडास की जगह। लो भाई, यहाँ पे लॉन्च था, एक लॉन्च में आगे अंदर, और हरियाणा का भाई मिल गया कैथल का, तो भाई ने पहचान लिया, फिर दोस्ती होगी। मैं बोला आजा भाई लॉन्च में चलते हैं। मेरे पास पे एक गेस्ट भी अलाउड था, तो मैं आगे यहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी लेके थोड़ी देर बैठ जाएंगे। ये है भाई, बाकी यहाँ पे खाना लगा हुआ है, पर मेरे को ये देखो, ये क्या दिख गया, इंजेरा। ये भाई फर्मेंटेड होता है, इथोपियंस का स्टेपल फूड है, लोग खाते हैं रोज। कुछ लोगों को बहुत पसंद है, पर मेरे को तो, मैंने जितनी बार भी ये ट्राई करा था मेरी इथोपियन ट्रिप में 6 साल पहले, हर बार उल्टी आती रही है। चलो भाई, गेट A8 तो है उस तरफ भाई का, A8 है तेरा भाई, मेरा भाई A5। आप आ जाओ ओडे, ठीक है रिंकू भाई, ध्यान से जाइए। ऑल द बेस्ट भाई, मिलते हैं। वक्त हो गया हालांकि 3:24, 3:10 पे दिखा रखा था बोर्डिंग का टाइम, पर अभी स्टार्ट हुई नहीं बोर्डिंग। आ गया गेट तो A5, अरे सॉरी A5 तो और आ गया, वो A6 था इधर। पर ऐसा इतना सुनसान क्यों लग रहा है ये एरिया, जैसे कोई इधर से फ्लाइट ही नहीं है। अच्छा नीचे है A5, पर कोई है ही नहीं। पूरा एयरपोर्ट सुनसान है भाई आज, सही में बिल्कुल ही। आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा लो कि एयरपोर्ट पे आपको कभी भी चलते हुए अपने पैरों की आवाज़ सुन सकती है, इतना शोर होता है, और वो भी एडिस अबाबा एयरपोर्ट पे। बार बार मुँह से हरियाणा भी निकल रही है। अब भाई के साथ था थोड़ी देर, तो भाई इधर तो चले गए। चलो भाई, स्टार्ट नहीं हुई अभी बोर्डिंग। वो है प्लेन हमारा, सफाई सुई कर रहे होंगे अभी उसकी। मेरे को तो नीचे वहाँ बस के पास लोग खड़े दिखे, मुझे लगा क्या पता भेज दिए सारे फ्लाइट में, पर यही फ्लाइट होगी। अभी थोड़ा साफ कर रही से। 3:45 बज गया और करा नहीं इन्होंने शुरू फ्लाइट में चढ़ाना। अभी तक पता नहीं क्या मेकअप करने लग रहे हैं फ्लाइट का। 10 मिनट में तो डिपार्टिंग टाइम है फ्लाइट का, लेकिन खाली पड़ा है बोर्डिंग गेट सा, लोग जाने ही नहीं लग रहे। खाली जा रही है क्या फ्लाइट, क्या चक्कर है? वैसे आप देख सकते हो मोस्टली लोग ईसा कम्युनिटी के, यानी जो सोमाली लोग होते हैं उन्हीं का एक सब ग्रुप है ईसा, जो कि जिबूती में मेजरली पाए जाते हैं। 60% उनकी पॉपुलेशन ईसा लोगों की है, और 35% के करीब है अफार लोग। बाकी फिर अरब्स, यूरोपियंस जैसे कि फ्रेंच, इटालियंस और एशियंस है। लो भाई, बुला तो लिया अब चढ़ने के लिए, चढ़े। और यहीं पे थोड़ी बसना है।
आ गई भाई अपनी सीट 15L। इधर आज भी कोई और बैठा हुआ है। चलो भाई, अच्छी लड़की थी वैसे, बेचारी का मन था खिड़की साइड बैठने का, पर मैं बोला यार मैं पैर टेढ़े करके बैठता हूँ, आऊँगा नहीं बीच में, फिट नहीं आता ना। खाली सी पड़ी यार, फ्लाइट भी कोई जाना ही नहीं लग रहा जिबूती। मतलब अभी आप देखोगे कोई भी नहीं जाता वैसे टूरिस्ट इस देश में। एक तो बहुत महंगा है, क्यों है, क्या चीज़ें चल रही है, वो वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा अभी। एडिस अबाबा शहर ना ऊपर नीचे है, मतलब पहाड़िया सी है, तो कुछ इलाके दिख रहे ऊपर एलिवेशन पे, कुछ नीचे। मौसम भी यहाँ पे ठंडक सी थी। वो देखो कुछ बिल्डिंग्स, हालांकि घूमा तो मैं इधर 2019 में था, 6 साल हो गए। फ़्लाइट उड़ी 40 मिनट लेट थी, तो मेरे को उम्मीद थी कि भी काफ़ी लेट पहुंचाएगी, लेकिन फ़्लाइट को लैंड होना था 5:55 पे शायद, लेकिन 5:30 ही लैंड होगी। हवा में तो 50-55 मिनट ही रही है फ़्लाइट। 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी, 1 घंटे की भी पूरी ढंग से नहीं थी, लेकिन असलियत में बहुत जल्दी पहुँच गए। बहुत ही बंजर सा एयरपोर्ट है यार, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, है ना। एयरपोर्ट बिल्कुल ऐसे सुनसान सा पड़ा है, डेजर्टेड सा। हालांकि प्लेन दिखने लग रहे थे पीछे, वो ढंग से कैमरा में आई नहीं, दूर थे काफ़ी, पर वो ऐसे कमर्शियल प्लेन्स नहीं थे फ़्लाइट वाले, पता नहीं किस चीज़ के प्लेन थे। दूर से तो फाइटर जेट्स लग रहे थे, पर दिख नहीं पाया नज़दीक से, क्योंकि काफ़ी दूर खड़े थे जब हम रनवे पे लैंड हो रहे थे तब। ये देख लो, गोरा आदमी भागता हुआ जाने लग रहा है। अरे एक और लेडी भाग रही है, ये देखो, बेस है अमेरिका वालों का। आखिरी कुछ मिनट है जब मैं ढंग से फ़ोन पकड़ के कुछ बोल सकता हूँ, पता नहीं बाहर जाए बाद क्या होएगा। भाई बहुत ही अजीब से नज़ारे है, रेगुलर एयरपोर्ट जैसा तो लग ही नहीं रहा है। मतलब देखना, मतलब अजीबो गरीब स्टेशन से, और पता नहीं सैटेलाइट्स तरह तरह की, पता नहीं उनसे कम्युनिकेट करने के इक्विपमेंट है, क्या चीज़ है। अजीब अजीब सी बिल्डिंग्स, और ये देखो अजीबो गरीब ये प्लेन से खड़े हुए, तो कुछ और है, पता नहीं, प्लेन ही है कोई, पता नहीं क्या है। एयरलाइन का तो प्लेन वो पहला दिख रहा है बने वो देखो, पता नहीं कौन सी एयरलाइन है, और ये मैंने तो पहले देखा ही नहीं ऐसा प्लेन, पता नहीं किसका है। और ये देखो, ये किसका है, एयर जिबूती, और वो ICRC WFD जो हमने जुबा में भी देखा था। वो देखो ऊपर जिबूती देश का झंडा, वहाँ पे लिख रखा वेलकम बिएनवेन्यू फ्रेंच में। मैंने दोबारा देखा, फ़्लाइट का टाइम 5:55 पे नहीं आनी थी, सॉरी 5:25 पे आनी थी, और 5:35 पे आई है। मतलब हाँ थोड़ा सा लेट है, रुकते रुकते होगी लेट, लैंड तो होगी थी टाइम पे, पर यूँ इन्होंने उड़ाई 40 मिनट लेट थी। छोटी फ्लाइट थी एक तरह से, 1.5 घंटा इन्होंने लिख रखा था, पर 1 घंटे से कम में पहुंच गए। वीज़ा की बात तो मैं करना ही भूल गया, वीज़ा मैंने प्रिंट आउट नहीं करा यार, ये वीज़ा ले रखा था मैंने इनका, और मेरे से उन्होंने इमिग्रेशन पे भी नहीं मांगा साउथ सुडान में। नहीं हर वक्त मांगते हैं अगले देश का वीज़ा, कमाल है यार। बैग ले तो आए ना, कहीं भूल गए हो, वहाँ पे तो इन्होंने दिखा दिया था जुबा एयरपोर्ट पे, पता नहीं एडिस में दोबारा चढ़ाया नहीं। लो भाई शुरुआत करते हैं अपने एडवेंचर की, पता नहीं क्या होगा। लो भाई क्या सुंदर टाइम आया है सनसेट से पहले, सामने एंट्रेंस में घुस रहे है तो भाई नया इनका एयरपोर्ट। ये है भाई एयरपोर्ट, काफ़ी नया बना रखा अंदर से, शानदार था। इधर भी टाइल वाइल साफ़ सुथरा, बाहर निकलते सिम कार्ड नहीं दिया, कुछ था ही नहीं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के शहर पहुँचेंगे, हालांकि बहुत नज़दीक है शहर। आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा आप लोग हैरान हो जाओगे, गाड़ी में बैठ के बताऊँगा। लेकिन ये देखो कुछ रोड्स है एयरपोर्ट के बाहर, भाषा पे बोलते हैं फ्रेंच और अरेबिक, और पास में ही फ्रेंच वालों का गढ़ भी है, समझ जाओ क्या है, बैसे जो नाम होता है। कुछ मार्केट्स, दुकानें, शॉप्स, और मेरे दोनों तरफ वही है जो आप लोग सोच रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे किस गाड़ी में बैठ गया, तो मैंने जो होटल कराया था ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि गाड़ी भेज देना, लेकिन मैं बात खुल के कर नहीं पा रहा आप लोगों से, बस मौका ढूंढ रहा हूँ कोई शांति में, इन बेसिस से दूर अपन पहुँचे एक बारी। रेड लाइट हरी होने नहीं लग रही है, बोगी हरी। और ये देखो आपको बाहर के लोग दिख गए होंगे, गोरी चमड़ी वाले, ये सब वही है जो इधर काम कर रहे हैं।
उन्हीं जगहों में। भाई हम यहाँ से जाने लग रहे हैं होटल की तरफ। होटल हालांकि गूगल मैप्स पे तो मेरे को दिखा रहा था 14 मिनट 6 किलोमीटर की ड्राइव, पर अभी ये भाई बोल रहा आधा घंटा लगेगा। चारों तरफ मेरे काफ़ी खूबसूरत घर है, पता नहीं क्या शानदार मैसिव घर यार, इस तरफ और उस तरफ। पर ये बता रहे कि यहाँ के राष्ट्रपति का घर भी यहीं पे नज़दीक, इन बड़े बड़े लोगों का। गोरे लोग दिख रहे हैं, फॉरेनर्स दिख रहे हैं कमाल है भाई। पर आप लोग अब ये देखो, जिबूती को मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री कहा जाता है, इतना महंगा है ना ये देश। सिर्फ देखो 14 मिनट की ड्राइव है 6 किलोमीटर की। मेरे पीछे बिल्कुल जस्ट अभी राष्ट्रपति का घर गया। पर एनीवे मैंने सोचा था कि भी इस देश में पहुंच के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी, पहले कोई तलाश लूँ टैक्सी वाला जो मुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर ले। मेरे को पता है कितने पैसे कोट करे गए एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर ड्राइव करके 14 मिनट दूर ले जाने तक के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में याद रखना $60। जी हाँ, अपने भारतीय 5,500 रुपये 6 किलोमीटर के सफ़र के। दुनिया के किसी भी देश में, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप न्यूयॉर्क चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, इतने पैसे कोई टैक्सी वाला नहीं मांगता। ना मैंने कभी देते हुए किसी को देखा, ना मैंने खुद दी है। कमाल की बात। और ऐसा भी नहीं भाई लिमोजिन में लेके आने वाले, इन्हीं गाड़ियों में। भाई बहुत ज़्यादा रेट है यहाँ पे जिबूती के। चारों तरफ कहीं पे कोई बेस है, कभी किसी देश का बेस है, अलग अलग देशों के यहाँ पे वो आने लग रहे हैं फौजियों के बेस। बीच बीच में ऐसे घर आ रहे हैं, मैसे भी है तो कुछ भी नहीं है जो हमने पीछे देखे थे उसके आगे। मेरा यही मोटिव था कि भी टाइम से पहुंच जाओ, सनसेट से पहले एटलीस्ट कुछ देखने को मिल जाएगा। अंधेरा होए बाद एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ना कुछ देख पाएंगे। अभी तो चलो गाड़ी में से फिर भी अपन कुछ बना पा रहे हैं, अंधेरा होए बाद तो कुछ दिखना ही नहीं था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल लेफ्ट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस और ई वीज़ा वाली बात। फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, मैं पहुंच गया था इमिग्रेशन वाली लाइन में एग्जैक्ट 5:42 पे। लाइन तो थी नहीं, खाली पड़ा था, नए काउंटर से थे, एयरपोर्ट बढ़िया बना था इनका। 5:42 पे पहुंचा और उन्होंने मुझे जाते ही मेरा नंबर आ गया था, फारिग करा 6:01 पे। 19 मिनट तक वो मेरा पासपोर्ट देख रहे हैं, ई वीज़ा देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। फिर उसको जब मेरे को जवाब देना ऑफिसर को, उसे इंग्लिश नहीं आती, वो दूसरे को बुला के लाता है। फिर दूसरा आता है, ट्रांसलेट करता है, मेरे को कुछ बोलता है और चला जाता है। फिर मैं उस चीज़ का जवाब देता हूँ, वो उसके समझ नहीं आती, फिर वो किसी और को बुलाता है। बीच में सिस्टम बंद कर देते हैं, किसी और का पासपोर्ट देखने लग जाते हैं, फिर तीसरे का देखने लग जाते हैं, फिर चौथे इंसान का देखने लग जाते हैं। लगातार काम ही नहीं कर रहे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ग्रीन टैक्सीज इनकी मार्केट में से मैनूवर करते हुए जाने लग रहे हैं। सामने देखो ये वाइट सी बिल्डिंग ऊंची सी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अपनी स्टोरी बीच में रह रही है। अभी हम होटल के काफ़ी नज़दीक आ गए, चलो आराम से ही करेंगे वो सारी बात। एक बार जितना अपन शहर देख सके गाड़ी के अंदर से वो देखते हैं यार। डाउनटाउन में आ चुके हैं भाई, बोल रहा था 30 मिनट के करीब लगेंगे, पर 30 तो लगे ही नहीं, 10-15 मिनट ही हुए, मुश्किल से 15 भी नहीं हुए अभी तो। ओ भाई बढ़िया है, अपनी लोकेशन तो शानदार है, मज़ा आ गया। डाउनटाउन में ही है ये होटल है अपना। अभी मेरे को बताना है आप लोगों को कि मैंने कितने पैसे दिए, किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा, कितने का होटल हुआ, वीज़ा वाली क्या भड़क हुई थी, इमिग्रेशन पे क्या चीज़ हुई थी। थोड़ी सी बातें रह गई है, कोई नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट करने की, पर अभी बताते हैं। गाड़ी पार्क करने लग रहे हैं, मार्केट में जगह नहीं थी, इन्होंने अपनी ब्लॉक कर रखी थी पार्किंग होटल वालों ने। यार वैसे अभी तो वक्त शाम का है तो नज़ारे खूबसूरत है। मैंने सुना है बाकी गंदगी बहुत है इस देश में। बाहर आवाज़ आ रही है मस्जिद से, चलो। चलो भाई कमरे में। लो भाई दोस्तों, कमरे में अपन एक बार सेटल हो गए। शानदार नज़ारा है कमरे का। मैंने घुसते ही होटल में इन्हें कह दिया था कि अगर आपके पास कोई विंडो रूम अवेलेबल है तो प्लीज़ मुझे वो दे दो। और ये देखो अल हमूदी मॉस्क बिल्कुल यहाँ पे दिखने लग रहा है अपने कमरे से। कमरा तो इन्होंने अपने को बेस्ट दे दिया, क्योंकि मुझे पता था बाहर निकल के शायद वीडियो बनेगी, तो एटलीस्ट कमरे में से अपन कुछ तो बी रोल्स ले सकेंगे। बाकी इससे पहले कि अब मैं बाहर निकलूँ कमरे से, एक बार बात कंटिन्यू कर लेते हैं कि भी क्या हुआ। कुछ बातें मेरे को आपको बतानी थी, एयरपोर्ट इमिग्रेशन, वीज़ा, टैक्सी के प्राइस, टूर पैकेजेस और बाकी चीज़ें। सबसे पहले तो आपने देखे एयरपोर्ट के नज़ारे। जब हम लैंड होने लग रहे थे, कमर्शियल एयरपोर्ट तो वो लग ही नहीं रहा था। फ्लाइट भी सिर्फ हमारी एयरलाइन की थी, 1-2 और फ्लाइट खड़ी थी, दैट्स इट। उतरे, जिबूती का अराइवल्स है, अराइवल्स पे जाने लग रहे हैं। मैंने आपको बताया 5:42 पे शायद मैं उधर एंटर हो गया था। 6:01 तक मैं इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा था। वही सवाल जो आप करे जा रहे हैं, वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि किस लिए आए हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, घूमने कौन आता है मेरी तरह। मैं बोला टूरिस्ट हूँ। उसके समझ में नहीं आया, वो किसी को बुला के लाया, बोला ये तो ऐसे कह रहे घूमने आए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो दूसरा इंसान आगे मेरे से इंग्लिश में पूछ रहा है, क्योंकि पहले इंसान को इंग्लिश नहीं आती थी। फिर उसने मेरे से पूछा, वो चला गया, मैंने उसका जवाब दिया इंग्लिश में, तो उसे दोबारा बुला के ला रहा है मेरा जवाब समझने के लिए। फिर वो कुछ और बात बोलता है, फिर वो चला जाता है, तीसरा इंसान आ जाता है, चौथा आ जाता है, पांचवा आ जाता है, ऐसे चलता रहता है। बीच ही बीच में कभी वो किसी और का पासपोर्ट ले आया, कभी मेरे को बोल रहा है कि साथ वाले काउंटर पे आ जाओ। मेरी फ़ोटो खींच ली इमिग्रेशन ऑफिसर ने, सारा प्रोसेस कर रहा है, बीच में वो बात लग गया किसी से, वो भूल गया क्या कर रहा था। फिर बोलता अब दूसरे काउंटर पे आ जाओ। वो इमिग्रेशन ऑफिसर उठ के दूसरे कंप्यूटर पर चला गया, मेरे को भी साथ ले गया, वहाँ पे मेरी दोबारा फ़ोटो खींच रहा है।
अब जो मेरा ई वीज़ा था ना, ई वीज़ा मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने अपने आईपैड में डाला, आईपैड में यूं की यूं डिटेल सारी साथ आ गई। मेरा ई वीज़ा जो मैंने फ़ोन में दिखाया वही डिटेल्स उनके आईपैड में आ गई, मेरी फ़ोटो, मेरा नाम, पासपोर्ट नंबर। अब मेरे फ़ोन से उस आईपैड को वो सेम चीज़ रीवेरीफाई करने में कितनी देर लगती होगी भाई मैं बता नहीं सकता उस इंसान ने कितनी देर लगाई। इमिग्रेशन ऑफिसर ने देख रहे हैं, नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ठीक है, फ़ोटो हाँ ठीक है, फिर मेरे को भी देख रहा है, फिर बीच में रुक के खड़ा हो गया, फिर दूर से देख रहा है उसे, फिर मुझे देख रहा है। इतनी देर में उसका आईपैड लॉक हो गया, कई देर तक स्क्रीन पे हाथ नहीं लगाया, फिर उसने अनलॉक नहीं करा, फिर भी रुका रहा थोड़ी देर, सोचता रहा, पता नहीं क्या सोच रहा, फिर वो आईपैड अपना अनलॉक करता है, बस वो वेरीफाई करता रहता है। 10 मिनट तो उसने उसमें लगाई, बाकी 10 मिनट कभी किसी का पासपोर्ट आ गया, कभी मेरे को दूसरे सिस्टम पे ले गया, कभी कोई और ऑफिसर आ गया। भाई भगवान जाने क्या चीज़ थी। मेरे से मेरे होटल का नाम पूछा, मैंने दिखाया ये मेरा होटल है। अब मैंने ई वीज़ा प्रिंट नहीं करा था, ई वीज़ा वैसे प्रिंट करके लेके आना चाहिए था, होटल की बुकिंग मुझे प्रिंट करके लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं फ़ोन में वीडियोस बना रहा था, कुछ नहीं पता मेरा फ़ोन का लॉक खुला है और उनके हाथ में मेरा फ़ोन है, क्या पता वो गैलरी में जाके कुछ भी देखने लग जाए और फिर बाद में मैं शक के दायरे में आ जाता, क्योंकि पहले ही वो मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे कि कोई टूरिस्ट क्यों है हमारे देश में। एनीवे उसने मेरा होटल देखा, वापस दे दिया मेरा फ़ोन, फिर बोला दोबारा दिखाओ, दोबारा देखा, क्योंकि पहली बार उसने लिखा नहीं था एड्रेस, दोबारा देखा, फिर बाद में बोला कि बाहर कब जाओगे, वापस कब निकलोगे, मैं बोला यहाँ से जाऊँगा, इस डेट की मेरी फ़्लाइट है, वो फ्लाइट देखी, उसकी फ़ोटो ली। भाई भगवान जाने क्यों इतने स्लो थे। एनीवे मेरे स्टैम्प मार दी उन्होंने पासपोर्ट पे, बैगेज बेल्ट में मेरा बैग आया था और किसी का भी बैग नहीं था, क्योंकि सिर्फ मैं ही रह गया था, बाकी जो इंसान थे वो तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, फटाफट उनका काम हो गया, वो निकल गए थे एयरपोर्ट से। और हमारी फ्लाइट ही खाली आई थी यार, मतलब इतनी बड़ी फ्लाइट, पूरी रो में सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, हर रो में बिल्कुल खाली फ्लाइट थी, और वो भी जो 10-15 लोग आए थे फ्लाइट से वो अपना इमिग्रेशन करा के जा चुके थे। मेरा बैग मैंने बैगेज बेल्ट से उठाया, बाहर खड़ा था ये होटल वाला इंसान जो मुझे पिकअप करने आया था एयरपोर्ट से। अब इससे पहले कि होटल की बात करें, मैं आना चाहूँगा वीज़ा पे। जिबूती देश का वीज़ा मैंने तीसरी बार लिया है मेरी लाइफ में। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों। पहली बार तो जब मैं 2020 एंड में आया था, सोमालिया देश, सोमालिया, सोमालीलैंड, ये रीजन्स जब मैंने कवर करे थे, तो मेरा प्लान था हरगीज़ा विच हैपेंस टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालीलैंड से बाय लैंड जिबूती आने का। तब मैंने इनका ई वीज़ा लिया था और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता था इनका ई वीज़ा का हमेशा से। शायद मैंने 9 यूरो का लिया था या फिर 12 यूरो का लिया था, मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं है, पर आप 1000 रुपये मान लो अपने भारतीय, 1000 रुपये का मैंने इनका ई वीज़ा लिया था आज से 5 साल पहले, 2020 के एंड में। अब वीज़ा मैंने ले लिया, पर मैं गया नहीं उस टाइम, पता नहीं क्या कारण हुआ था, क्योंकि मैं बाय रोड जाना चाह रहा था और कई घंटों की ड्राइव थी, रात को रास्ते में जंगलों में कहीं रुकना था और कोई भरोसा सा नहीं था, तो मैं निकल गया था, उस टाइम मैं जा नहीं पाया था। अब मैंने दूसरी बार वीज़ा लिया था 2025 की शुरुआत में, जनवरी में, और इसके बीच में 5 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। उनकी वेबसाइट का पोर्टल बिल्कुल सेम था जिबूती की ई वीज़ा की वेबसाइट का। जनवरी 2025 में मैंने दोबारा से उनका वीज़ा अप्लाई करा, 12 यूरो का, वही सिंपल प्रोसेस, 5 मिनट के अंदर वीज़ा अप्लाई हो गया। अपनी एक फ़्लाइट टिकट दो, एक होटल बुकिंग दिखाओ, एड्रेस इन जिबूती और बेसिक डिटेल्स, पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपका फुल नेम, दैट्स इट, 2-3 चीज़ें और। 12 यूरो का मैंने इनका ई वीज़ा ले लिया अभी 2025 जनवरी में, जब मैं तंजानिया में था। वीज़ा मैंने ले लिया, लेकिन इनका वीज़ा हमेशा स्पेसिफिक डेट्स के लिए आता है। ई वीज़ा आता था 2020 में भी, उन स्पेसिफिक डेट्स को मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, इसलिए मैं बाद में नहीं जा पाया। 2025 में भी मैंने जनवरी में अभी बहुत रिसेंटली इनका वीज़ा लिया, वो भी स्पेसिफिक डेट्स के लिए आया था कि भी 11 जनवरी से नहीं 11 जनवरी से मेरे को 16 जनवरी का वीज़ा मिला, क्योंकि मैंने वही डेट्स डाली थी। मेरा ये था कि मैं इन डेट्स को जाऊँगा, पर किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया जिबूती उन डेट्स को। तो मेरे 12 यूरो यानी कि 1000 रुपये फिर से मान लो दोबारा ख़राब हो गए उनके ई वीज़ा के। 2 बार मैं जिबूती का ई वीज़ा ले चुका, लेकिन अब फाइनली तीसरी बारी मैंने सोचा यार अब तो जा ही आता हूँ। मैं ईस्ट अफ्रीका में आया हूँ, मोस्टली कंट्रीज में इधर घूम चुका हूँ, जिबूती रह गई, ये बाद में पता नहीं कब आ जाएगा कब नहीं आ जाएगा। तो मैं दोबारा इनकी वेबसाइट खोलता हूँ जिबूती का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए, पर इनकी वेबसाइट बहुत ही अजीबोगरीब लगती है। मुझे लगता है कोई स्कैम वेबसाइट है। ये मैंने किसी एजेंसी की वेबसाइट खोली, इनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन वाली जो साइट है वो खोलता हूँ, पर मुझे इनकी ऑफिशियल और कोई वेबसाइट मिलती ही नहीं है। बार बार मैं उसी वेबसाइट पर आ जाता हूँ जो मुझे लग रहा था इनकी स्कैम वेबसाइट है। फिर मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर की हिस्ट्री में, कुछ ही दिन पहले मैंने इनका वीज़ा लिया था 11 से 16 जनवरी, वही वाला लिंक मैं ढूंढता हूँ, वही लिंक मैं खोलता हूँ, पता चलता है कि इनकी वेबसाइट अब अपडेट हो चुकी है। तो ये कोई स्कैम वेबसाइट नहीं है, जिबूती की ही नई वेबसाइट है, इनका नया पोर्टल है। नए पोर्टल में मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ दोबारा, सेम वही बेसिक डिटेल्स, आपकी फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका होटल इन जिबूती और एड्रेस इन जिबूती, वो मैंने डमी होटल डमी फ़्लाइट्स करके लगा दिया, 5 मिनट में वीज़ा मेरा अप्लाई होगा। पेमेंट भी कर दी, लेकिन पेमेंट के लिए जब मैंने OTP भरा रहा था, मैंने देखा कि भी पेमेंट 12 यूरो ही होंगे, कट के होंगे। तब मैंने ध्यान दिया कि पेमेंट थी 173 यूरोज़ वीज़ा की। आप लोग सोच सकते हो कोई देश अपनी वीज़ा फीस 5% बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे, लेकिन जिबूती ने सीधा 1500-1600% अपनी वीज़ा फीस बढ़ा दी। जो पहले 12 यूरो थी,
अब वो वीज़ा फीस है 173 यूरो, और कुछ ही दिनों के अंदर, हफ्ते भी नहीं हुए थे, कुछ ही दिनों के अंदर मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया था। और मेरे को इतना धोखा लगा भाई, अपने भारतीय 15,500 रुपये, 16,000 रुपये ऑलमोस्ट वीज़ा के मैंने पे करे, ई वीज़ा के, जिबूती के। पर वीज़ा आने तक मुझे पता नहीं था कि वो 3 महीने का देंगे। मैंने ठान रखा था भाई किसी भी डेट का वीज़ा है मैं जाऊँगा, क्योंकि 16,000 रुपये किसी वीज़ा के मैंने पे कर दिए, वो भी बिना देखे। अगर मैं देख लेता कि 173 यूरो तो शायद मैं पे भी ना करता। मैं सोचता यार बाद में कभी देखेंगे, इतना महंगा वीज़ा होता है क्या। पर पेमेंट हो चुकी थी और जल्दी प्रोसेस कर देते हैं वैसे ना वीज़ा, 1-2 दिन के अंदर प्रोसेस कर देते हैं। मेरा ई वीज़ा आ जाता है, पता चलता है कि वो 3 महीनों के लिए उन्होंने मेरे को ई वीज़ा दिया है। अब वीज़ा ऑन अराइवल भी है जिबूती देश का। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे आया था तो 2 लाइन्स थी वीज़ा ऑन अराइवल की, 2 थी ई वीज़ा की, फिर बाकी जो और 2 लाइन्स थी वो जिबूती नेशनल्स के लिए या और जो भी चीज़ थी पता नहीं। तो वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो आप जिबूती देश का एयरपोर्ट पे आके। लेकिन मैंने जिनसे भी पूछा था उन्होंने यूँ कहा था कि एज एन इंडियन आप वीज़ा ऑन अराइवल पे डिपेंडेंट मत रहो, हो सकता है कि आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल देंगे ही नहीं, तो आपको ई वीज़ा लेके ही आना पड़ेगा, हम गारंटी नहीं ले सकते। हर टूर कंपनी ने या जिनसे मेरी यहाँ पे बात हुई उस पर बाद में आऊँगा, अभी रुको। तो ई वीज़ा मैंने ले लिया था, अप्रूव हो गया था 15,500-16,000 का। फाइनली मैं आ जाता हूँ, इमिग्रेशन हो जाती है, किसी तरह वो स्टैम्प मार देते हैं। अब जिबूती देश में क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ 2 गाइड्स हैं जिनके आपको नाम सुनने को मिलेंगे। एक का नाम है डेनियल, एक का नाम है मूसा। और जहाँ तक मैंने जाना है मूसा डेनियल के लिए पहले काम करता था, अब ये 2 इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी टूर कंपनी चलाते हैं और ये टूर्स लेके जाते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि जिबूती जहाँ कोई घूमने ही नहीं आता वहाँ किस बात के टूर्स। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें घूमने की, एक तो लेक आसल है और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे शार्क्स को स्पॉट करना। ठीक है, यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको शार्क दिख जाए। उन चीज़ों को साइड रखते हैं। अब मेरे को पता था वीज़ा आ चुका, मैंने फ्लाइट भी करा ली जिबूती की, लेकिन मैं जिबूती एयरपोर्ट से अपने शहर कैसे पहुँचूँ। अब मुझे पता था इस देश में फिल्मिंग नहीं कर सकते। मैंने जितने भी लोगों से बात करी थी, जो कोई यहाँ पे आया किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया या कैसी भी है, सब ने एक ही जवाब दिया, भाई उस देश में कोई भी फोटो वीडियो मत लेना, पुलिस पकड़े ले जाएगी। तो मैं सेफ रहना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था एयरपोर्ट पे किसी उलझन में फंसूं तो एटलीस्ट कोई आया हुआ तो। इसलिए मैंने सोचा कि पहले कोई टैक्सी या टूर ड्राइवर किसी को मैं बोल दूं कि मेरा एयरपोर्ट पिकअप कर लेना। अब मैंने टूर गाइड से बात करी, टूर ऑपरेटर्स से इधर बात करी, तो उन्होंने मेरे को पैसे कितने कोट करे। ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका, 14 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से शहर तक का, 6 किलोमीटर का सफर है। उन्होंने मेरे को पैसे कोट करे $60 5,500 रुपये, जिस देश के मैं 15,500 रुपये सिर्फ वीज़ा के दे के आऊँ। जिस देश की फ्लाइट टिकट के मैं जो जूबा से इथोपिया की फ्लाइट लेके यहाँ पे आया ना, उसके पैसे मैंने पता है कितने दिए, 54,000 रुपये। जिस देश के लिए मैं 54,000 की फ्लाइट लेके आया हूँ, 16,000 मैं उस देश के वीज़ा के दे के आया हूँ, 70,000 तो हो चुके, अभी तक तो मैं शहर में भी नहीं पहुंचा। उस देश में मुझे एयरपोर्ट से होटल जाने तक के लिए भी 5,500 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि 14 मिनट का सफर है। अब आप लोग जान रहे हो कि भाई क्यों है मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। अभी तक मैं होटल के प्राइस पे तो आया ही नहीं, और जो टूर में लेने वाला उनके प्राइसेस पे तो अभी आया ही नहीं। रुक जाओ, तो 75-76,000 रुपये तो यहीं तक हो गए थे। अब मैंने सोचा भाई उस देश में कुछ घूमने के लिए है ही नहीं। एक लेक आसल है जो कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका भी जिसे बोलते हैं, काफ़ी सॉल्टी लेक है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सॉल्टीएस्ट लेक्स में से एक है। तो मैंने सोचा भाई उधर चले जाएंगे। कितनी दूर है मैंने देखा, 110 किलोमीटर दूर है शायद जिबूती सिटी से। जिबूती देश की कैपिटल जिबूती सिटी है जिधर हम फिलहाल है। लेकिन मेरे को टाइम याद है, टाइम दिखा रहा था यहाँ शहर से वहाँ जाने का 1.25 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट। अब आप ही इमेजिन करो 1.25 घंटे कहीं पे जाना है ड्राइव करके और 1.25 घंटे में वापस आना है एक अफ्रीका के गरीब देश में। ये स्विट्जरलैंड नहीं है कहीं आप सोच रहे हो, गरीब देश ही है ये। कितने पैसे कोई मांग सकता है? $300 से नीचे आपको कोई पूरे देश में लेक में नहीं लेके जाएगा कोई भी टूर ऑपरेटर है ही 2। मैंने जहाँ भी बात करी, कई लिंक्स खोले, जो लोग पहले आए कहीं से कॉन्टैक्ट्स निकाले, सबसे पता करा, बोले कि स्टैंडर्ड रेट है $300 से कम में आपको कोई लेके ही नहीं जाने वाला। बल्कि $400 भी मांगते हैं और लोग $400 भी देते हैं। तो भाई आप हिसाब लगा लो भाई, 30,000 रुपये 32,000 रुपये एक तरह से। एयरपोर्ट से आप अपने होटल आए, होटल से लेक देख के, लेक से आप वापस आ गए, 32,000 रुपये हो गए आपके। ठीक है, और जो आपने वीज़ा के और फ्लाइट के दिए 17,000 रुपये वो लगे, यानी कि 1 लाख रुपये। और जिसमें आप अभी देश से बाहर भी नहीं निकले, अभी आपने होटल के पैसे भी नहीं दिए, देश में आप जो खाना खाओगे अभी वो भी नहीं हुआ। तो आप आइडिया लगा लो कितना महंगा देश है ये, और इधर करने को क्या है। मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ कि भाई अपने पैसे तो पूरे नहीं हो सकते, पर एटलीस्ट कुछ तो वो देखेंगे। पर मैंने बहुत माथा मारा, बहुत कोशिश करी, फाइनली मेरे को इस होटल की इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये होटल सही है, इसकी लोकेशन बढ़िया है, रास्तिका नाम से होटल है ये। कुछ भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, 1-1 रुपया पे कर रहा हूँ, फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स मैं नहीं करता, कभी करूँगा तो बता दूंगा। तो इन होटल से मैंने बात करी और इन्होंने मेरे को बोला एक रात का रेट है $85, वही अपने 8,000 रुपये हो गए ऑलमोस्ट भारतीय। ठीक है, 8,000 रुपये इस कमरे के। बाथरूम तो भी आपने मतलब देखा ही नहीं, शायद मैं बाथरूम में लेट जाऊँ तो मैं फिट नहीं आऊँगा, वो काफ़ी छोटा है। एनीवे, नज़ारा काफ़ी बढ़िया है और लोकेशन अच्छी है। अच्छी चीज़ क्या हुई, इन होटल वालों के लिए मैं वही थैंक यू बोलना चाहूँगा
इन्होंने मेरे लिए फ्री एयरपोर्ट पिकअप कर दिया। और इसी वजह से मैं बोला ठीक है $85 एक रात के ना, मैं इसी होटल में रुकूंगा जितना भी टाइम रुकूंगा, आप प्लीज़ मेरी बुकिंग करो। ये बोले ठीक है, ये आपका ड्राइवर है, ये उसका नंबर है, ये आपके ड्राइवर की फ़ोटो है, आपकी ड्राइवर की गाड़ी की फ़ोटो है, ये आपको एयरपोर्ट पे आपका नाम लिए खड़ा मिलेगा। मैं बोला वाह, एक नंबर काम कर दिया। तो भाई इस तरह मैं एयरपोर्ट से यहाँ इस होटल तक पहुँचा हूँ, टैक्सी के $60 बचा के, $5,500 रुपये बचा के। चलो मैं होटल के बहुत ज़्यादा देने लग रहा हूँ, $85, पर जिबूती देश में आपको यही प्राइसेस मिलेंगे। अब आप सोच रहे होगे भाई क्यों है ये देश इतना महंगा, क्यों हर चीज़ के प्राइसेस इतने इन्फ्लेटेड है, मतलब फ्लाइट्स इतनी महंगी, होटल्स इतने महंगे, टैक्सीज इतनी महंगी, टूर्स इतने महंगे, यहाँ के लोग तो सारे मिलियनेयर्स होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस देश के बारे में बता देता हूँ, इससे पहले कि अपन बाहर निकले। अब ये जो जिबूती है, जिसे रिपब्लिक ऑफ जिबूती भी बोलते हैं, इट लाइज ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आप देखोगे कि इसके साउथ में पड़ता है सोमालिया, इसके साउथ वेस्ट में पड़ता है इथियोपिया, एरिट्रिया पड़ता है इसके नॉर्थ में, और इसके ईस्ट में पड़ते हैं रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। अब इसी के साथ साथ इस देश के कई नाम है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, one of the hottest countries in Africa, least camera friendly country in the world, most expensive country in Africa, and most importantly it has the highest per capita concentration of foreign military bases on its soil of any country। मतलब हर देश के यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, फ्रांस का मिलिट्री बेस स्टार्ट हो गया था, ठीक है, नज़दीक में ही अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहीं कहीं जापान का है, वहीं कहीं चाइना का है, मतलब डाउनटाउन के आसपास कुछ इसके नीचे कुछ ऊपर, चारों तरफ सिर्फ मिलिट्री बेसिस है। और क्योंकि इन मिलिट्री बेसिस में काम करने के लिए बाहर के लोग काफ़ी आते हैं, आपने देखा भी, जितना मैं दिखा पाया ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा मैंने आपको दिखाया भी नहीं, पर काफ़ी गोरे लोग, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में गोरे लोगों की फैमिलीज घूम रही है, चाइनीज़ लोग घूम रहे हैं, जापानीज लोग घूम रहे हैं, स्पेनिश घूम रहे हैं, फ्रेंच घूम रहे हैं, अमेरिकन घूम रहे हैं, जो भी अपन डिस्टिंग्विश कर पाए इतने कम समय में, वो सब अपने को देखने को मिला। और हालांकि ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, इसलिए आपको हर जगह फ्रेंच और अरेबिक भाषा दिख रही होगी। और 27 जून 1977 को जिबूती को फ्रांस से आज़ादी मिल गई थी। और एक चीज़ ये जाननी जरूरी है कि जिबूती देश बहुत ही छोटा देश है। इस देश का एरिया सिर्फ 23,200 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसे आप कह सकते हो अपनी इंडियन स्टेट्स मणिपुर या मेघालय जितना। और इससे पहले जिन देशों में अपन गए उससे कंपेयर करें तो रवांडा से थोड़ा सा छोटा, लेकिन बेलीज या एल साल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है उनसे थोड़ा सा बड़ा। अब ठीक है, देश तो छोटा है लेकिन पॉपुलेशन और भी कम है, सिर्फ 1.1 मिलियन इस देश की पॉपुलेशन है, यानी कि 11 लाख से थोड़ी ज्यादा। और याद रखिएगा, आपने मेरी ईस्ट अफ्रीका की वीडियोस में देखा होगा कि रवांडा और जो बुरुंडी देश थे उनकी पॉपुलेशन थी दोनों की 1,30,00,000 के अराउंड, जबकि एरिया जिबूती, रवांडा और बुरुंदी इन तीनों देशों का बराबर सा है, लेकिन रवांडा और बुरुंदी की पॉपुलेशन इससे 10 गुना से भी ज्यादा थी जिबूती से। और इसी कारण रवांडा एंड बुरुंडी आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन अफ्रीका। ऑन दी अदर हैंड जिबूती देश काफी खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है, हालांकि छोटा देश है लेकिन पॉपुलेशन उस हिसाब से और भी कम है। एंड इट इज वन ऑफ अफ्रीकाज लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, यानी कि एरिया है इसका मणिपुर या मेघालय जितना, पॉपुलेशन है सिर्फ चंडीगढ़ जितनी। अब ये जो पॉपुलेशन है 11 लाख से थोड़े ज्यादा लोगों की, इसमें भी 2 मेन एथनिक ग्रुप्स है जो आपको पहले ही बता चुका। 60% लोग है ईसा लोग या फिर सोमाली लोग। सोमाली जो एथनिक ग्रुप है उसी का एक सब ग्रुप है ईसा, तो सोमालीज बोल लो या ईसा बोल लो। 35% के करीब है यहाँ पे अफार लोग, जो कि यहाँ का एक और एथनिक ग्रुप है। 5% जो बचे उसमें मोस्टली अरब्स आ गए, बाकी फिर फ्रेंच, इटालियन, यूरोपियंस, एशियंस या फिर अमेरिकन, वो सभी लोग आ गए। लैंग्वेजेस ऑफिशियल कई बार बता चुका, अरेबिक एंड फ्रेंच, पर इसके अलावा लोग सोमाली भी बोलते हैं, फिर अफार भाषा भी बोलते हैं। देश की करेंसी है जिबूती फ्रैंक, और एक $1 में होते हैं 78 जिबूती फ्रैंक, यानी कि अपने लिए काफी आसान है इनका करेंसी कन्वर्जन करना। अपने एक भारतीय रुपए में फिलहाल के रेट के हिसाब से एग्जैक्टली 2 जिबूती फ्रैंक होते हैं। तो किसी प्राइस को आधा करोगे वो अपने भारतीय रुपए में आ जाएगा। अब लेक असल या लेक आबे, जो भी चीज अपने को घूमनी है, देखनी है, वो तो कल की बात है। अभी अपन चल के, आप लोग जानते हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मार्केट में जाते हैं, थोड़ा सा शहर एक्सप्लोर करते हैं, कोशिश करूंगा कि वीडियो बना सकूं कुछ, और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो सिम कार्ड भी लेना है, थोड़ी लोकल करेंसी भी लेनी है, पता नहीं इस टाइम क्या मिलेगा क्या नहीं, बाहर चल के देखते हैं। हालांकि मेरे को रिसेप्शन पे यूँ बताया गया था कि रात के 1 बजे तक यहाँ पे चीज़ें खुली मिल जाएगी और सेफ भी है। देखो अभी हालांकि 7:15 हो गया है। होटल से बाहर निकल के आ गया हूँ मैं। होटल के बाहर आप देख ही सकते हो मार्केट कैसे भीड़ लगी हुई है, पीक टाइम है मानो जैसे मार्केट का भी। बाकी मुझे अभी चाहिए कि लोकल करेंसी, क्योंकि डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं होती है। होटल वगैरह तो ले लेते हैं डॉलर्स बड़ी जगह पे, पर लोकल वेंडर्स वगैरह उन सबको देने के लिए मुझे चाहिए लोकल करेंसी। और सिम कार्ड मिलेगा मुझे यहाँ पे पास में एक बवादी मॉल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 25 मिनट की पैदल सैर है, 25 मिनट जाना 25 मिनट आना, और वो 10 बजे तक खुला है। जो जिम है वो भी यहाँ पे नज़दीक है, पर ऐसा ना हो कि मैं मॉल चला जाऊँ और मॉल से लौट के इतने जिम बंद हो जाए। तो पहले तो मुझे डॉलर चेंज कराने पड़ेंगे लोकल करेंसी में, ताकि मैं सिम कार्ड ले सकूँ, जिम विम जा सकूँ, लोकल खर्चे कर सकूँ।
और उसके लिए यहाँ पास में एक लेडी बैठती, ये होटल वालों ने मेरे को बताया, वो मेरे पैसे बदल देगी। ऑनलाइन रेट जो अपन ने देखा था $1 में 178 जिबूती फ्रैंक, शायद वही रेट होगा। एक बार फिर से पूछ भी लेता हूँ कहीं ब्लैक मार्केट का कुछ और रेट तो नहीं है। थोड़ी सी करेंसी लेते हैं, फिर देखते हैं, मॉल जाएंगे, जिम जाएंगे। ये मिल गया एक जिम तो माहोका फिटनेस क्लब अपने होटल के नज़दीक। भाई इतनी नॉन टूरिस्टी कंट्री है ये, कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा था सड़कों में, मतलब देख रहे थे कि फॉर्मर है पर कोई नजर ही नहीं मिला। भाई जिम बंद होएगा रात के 12 बजे। मैं बोला मैं फिर सिम कार्ड वगैरह लेके आता हूँ आराम से। मॉल बंद होएगा 10 बजे। आज फ्राइडे है ना, तो आज प्रेयर का दिन होता है, तो मोस्टली मनी एक्सचेंज वगैरह बंद है यहाँ पे। मॉल में हो जाएंगे लेकिन पैसे चेंज, मनी एक्सचेंज तो मिल नहीं रहा कोई। ATM से ही निकलवा लेते एक बार थोड़े बहुत पैसे। अरे कैसा ATM है, फंस गए, पिन ले ही नहीं रहा। अरे यार ये तो ATM ही हैंग हो गया। ले तो ले, हैंग हो गई है मशीन। एक दूसरे ATM पे आ गया था, ये 375 की फीस ले रहे हैं। वी फ्रेंच में आ रही है लेकिन 375 यानी कि अपने इंडिया के 185 रुपये फीस ले रहे हैं, पर ये पैसे दे देंगे शायद। निकल जाए यार, निकल गए मेरे ख्याल। अरे भाई इसने तो एक ही नोट दिया, मैंने 10,000 निकलवाए थे अपने भारतीय, 5,000 रुपये बने हैं। इनका एक ही नोट निकल गया 10,000। अब इसको कहाँ का खुलवाऊंगा मैं। टैक्सी, चलो भाई। वैसे तो पैदल भी चल सकते थे अपन, लेकिन मॉल बंद हो जाता, और इसलिए फिर मैंने मजबूरी में टैक्सी ले ली। ATM से पैसे निकलवा लिए, मेरे होटल से मैंने उसके छुट्टे करा लिए, तो अपने पास टैक्सी के देने के पैसे। टैक्सी की कीमत बताऊँ कितनी है? 5 मिनट की ड्राइव के, बोला 600। मैं बोला भाई 500 में चल, क्योंकि होटल वालों ने कहा था 500 तो लगेंगे। 500 जिबूती फ्रैंक भी अपने भारतीय 250 रुपये हो गया। इसमें तो और भी सवारी बिठा रहे। कमाल है भाई, इसमें भी शेड लेके जाएगा। 5 मिनट में 250। भाई मार्केट में भीड़ में फंसे हुए, इससे पहले तो मैं पैदल पहुंच जाता जल्दी। यार कहाँ फंस गए। भाई क्या देश है यार, रात के 9 बजे पूरी सड़क जाम है। कहाँ फंस गया गाड़ी में? 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए। एक तो पैसे इतने, ऊपर से टाइम इतना है यार। टाइम बचाने के लिए टैक्सी ली थी, टाइम ही ज़्यादा लग गया। भाई 15 मिनट हो गए, 100 मीटर भी नहीं चले होंगे तब से वहीं पे। ये आ गया शायद टर्किश मॉस्क। इधर जो मस्जिद है ये देखो, पूछता हूँ बाकी से। रेंग रहे, अभी खाली सड़क है पर इतनी धीरे चला रहा है। अब निकल भी गए हम ट्रैफिक से, पर देखना इसकी गाड़ी की स्पीड देख लो आप, ये देख लो, खाली सड़क है। صرف ما في صرف انا ما في صرف I don't have as well, माफी सारिफ, शुक्रान। चलो भाई मॉल की एंट्रेंस में देखा आपने कैसे 1000 जिबूती फ्रैंक का नोट भी कैसे लाइट में लगा के देख रहा था असली कहना के लिए, फिर बोला चेंज नहीं है मेरे पास। मॉल तो काफ़ी सही है इस देश के हिसाब से, काफ़ी चीज़ है। सिम कार्ड कहाँ मिलेगा लेकिन अब यहाँ पे खोजते हैं। पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग और कुछ गोरे लोग भी। भाई अमेरिकन मिलिट्री बेस है ना, तो सारी अमेरिकन ब्रांड्स अमेरिकन लोगों को केटर करने के लिए यहाँ पे है या फिर खुलने वाली है। खूब अमेरिकन दिख रहे हैं। लड़कियों के मेकअप की दुकान मैक, यही लग रही है मेरे को तो सिम कार्ड की, पता नहीं। भाई 9:45 बज गए, जिबूती टेलीकॉम से हमने ले लिया सिम कार्ड। रात के इतनी लेट भी सिम कार्ड पहली बार लिया होगा किसी देश में, मतलब अभी भी मॉल खुला और सिम कार्ड मिल रहे इस टाइम तक। ये मॉल खुला रहता है इस टाइप की दुकानें बंद हो जाती है। एक सुपरमार्केट सी है बहुत बड़ी, यहाँ ज्वेलरी की दुकान, परफ्यूम की दुकान, भारत महल, इंडियन रेस्टोरेंट भी है भाई मॉल में। बाकी मैं सिम कार्ड लेने गया ना, तो लेडी थी वो काउंटर पे, उसने मेरा पासपोर्ट मांगा, सिम कार्ड इशू कर रही थी। सिम कार्ड पड़ा मेरे को 1000 जिबूती फ्रैंक, यानी अपने भारतीय 500 रुपये हो गए। पासपोर्ट मांग के उसने पूछा पर्पस क्या आपका, किस लिए आए हो? मैं बोला घूमने। उसे यकीन ही नहीं हुआ, बोली यहाँ कौन आते हैं घूमने के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए हो? मैं बोला सही में घूमने आया हूँ। सिम कार्ड तो दे दिया फाइनली फिर उसने मुझे, और उसमें मुझे मिले है 5 GB इंटरनेट मिला है 1000 जिबूती फ्रैंक का, जिसमें से 500 फ्रैंक का तो इंटरनेट ही था 5 GB। पर फिर भी ठीक, सिम कार्ड भी थोड़ा महंगा था। एक चीज़ आपने नोटिस करी, गाड़ियाँ सारी इंडिया वाली दिखती हैं, लगता है इंडिया में ही है सड़क में जो भी गाड़ियाँ दिख रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आपने देखा कि पहली बात तो टैक्सी कितनी महंगी थी, ठीक है, 1.5-2 किलोमीटर के 500 फ्रैंक यानी कि अपने भारतीय 250 रुपये, $3-3.5 हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। वो भी लोकल टैक्सी जिसमें उसने और भी किसी को बिठा रखा था और बात करता जा रहा था और इतनी धीरे चला रहा था, बहुत अनोइंग सफ़र था। अब लेकिन जब मैंने उसे पैसे दिए थे ना 1000 फ्रैंक का नोट, उसने मुझे 250 के 2 सिक्के दिए।
यानी कि इस देश में सिक्का भी चलता है 250 फ्रैंक तक का, $3 तक के तो इनके सिक्के हैं। लेकिन वही बात खत्म नहीं होती, जब मैंने सिम कार्ड दिया ना तो मैंने उन्हें 2000 फ्रैंक का नोट दिया और उन्होंने मुझे वापस में 500 फ्रैंक का सिक्का दिया, यानी कि इनका 500 फ्रैंक का सिक्का भी है। अब इमेजिन करो, मतलब भारतीय 250 रुपए तक के तो इनके सिक्के हैं, और क्या पता कोई और बड़ा भी अपन ने अभी तक देखा ना हो। 500 फ्रैंक हो गए वही $6-7, मतलब इतने बड़े सिक्के तो यार यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। इतनी ज्यादा वैल्यू के तो इतने बड़े तो ये लोग सिक्के यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इस चीज से हिसाब लगा सकते हो कि चीजों के रेट इतने ज्यादा होंगे कि सिक्कों में खर्च हो जाते हैं पैसे। तो यहाँ से अब मैं टैक्सी लेके जाऊंगा वापस मेरे होटल, तो मैं सिर्फ एक सिक्के में पेमेंट कर सकता हूँ, 500 फ्रैंक के सिक्के में। अब आप लोग सोचो यार कितना सस्ता देश है, एक सिक्के में ही पेमेंट हो जाती है। लेकिन वही बात है, देखो 5 मिनट के सफर के अपने 250 रुपये, इनका मतलब सिक्का इतना बड़ा है, देश में प्राइसेस ही इतने ज़्यादा है हर चीज़ के। और ये डिस्पैरिटी इसी वजह से, क्योंकि देश में ये अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियंस ये सब लोग आके रहते हैं, इनके बेसिस है मिलिट्री बेसिस, ये लोग फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ के लोगों ने प्राइसेस उसी हिसाब से कर दिए बाहर के लोगों को केटर करने के लिए। और ये प्राइसेस हालांकि अमेरिकन के लिए भी ज्यादा है, प्राइसेस यूरोपियंस के लिए भी ज्यादा है, पर वो लोग फिर भी किसी तरह अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये जो लोकल लोग हैं ना, ये नहीं कर सकते प्राइसेस अफोर्ड। या कोई अपने जैसा है जो एक कमजोर करेंसी में कमाता है, अमेरिकन डॉलर्स में नहीं कमा रहा, यूरो में नहीं कमा रहा, तो अपने लिए भी बहुत ज्यादा है यार ये चीजों के रेट। और इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ना प्रॉब्लम होने लगी देश में कि भी चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए, जो इस देश का नागरिक है ना वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्राइसेस सारे फॉरेनर्स को केटर करने के लिए सेट कर दिए। भाई मैं इस पीछे टैक्सी वाले से पूछने लगा था मॉस्क चलेगा, इतने वहाँ से चिल्लाने लग गए, खूब सारे 7-8 गाड़ी वाले हॉर्न बजाने लग गए, आजा आजा हमारे साथ बैठ, वो उधर नहीं हम जाएंगे। कमाल है यार। गाड़ी वाला बोला 1000, मैं बोला छोड़ मैं पैदल जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इनके नखरे, बोला 1000 फ्रैंक, 1.5 किलोमीटर जाने के 500 रुपये। मैं बोला छोड़ मैं जा रहा हूँ। मैंने बार्गेन किया ही नहीं, उसके मुंह से रेट सुनते ही मैं उल्टा चल पड़ा। फिर मुझे बुलाने लग गया दूसरा वाला, बोला आ जाओ जो मैं लेके चल रहा हूँ। मैं गया वापस, मैंने दोबारा कंफर्म करा, मैं 500 ही ना। दूसरे वाला बोल रहा है नहीं 800 है लास्ट। मैं मेरे को बुलाया क्यों फिर तूने वापस? यार कमाल की महंगाई है यार सही में। चलो क्या करे, मेरे को बस यूँ है कि भी टाइम बच जाएगा। पहले ही दिन बहुत लेट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया अपना बहुत ज़्यादा। जिम भी जाना है, 10 बजने वाले रात के, सुबह उठना भी 8 बजे, लेक पे जाना है। मॉल से बाहर निकला ही हूँ, सड़क पे बदबू आने लग रही है भयंकर। साथ में देखा तो एक गंदा नाल है, मच्छर ना लड़ जाए, मलेरिया हो जाएगा। अंधेरा है बिल्कुल, सुनसान गली में चल रहा हूँ, सुनसान रास्ते पे, फिल्थ है मेरे चारों तरफ, गंदगी सी है, देखो कूड़ा वगैरह पड़ा है। कुछ होमलेस लोग भी थे बीच बीच में जो इधर सो रहे हैं। उधर नाला सा है, उधर से शोर आने लग रहा है, कोई ऊपर छत पे क्लब है। बीच बीच में कोई गाड़ी गुजर रही है, टायर वायर पड़े हैं। देखो कैसे जालियाँ, कितनी बड़ी बड़ी जालियाँ, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें, और उधर से शोर आने लग रहा है। वो देखो वहाँ पार्टी चल रही है किसी की, दूर वो बिल्डिंग है, यहाँ तक सुन रहा है इसका शोर, गाने बज रहे हैं। ये देखो क्या हाल कर रखा है इस सड़क का, तो पूरी सड़क खुद ही पड़ी है यार, बदबू आ रही है और इसमें गंदे पानी की। देखना यार गंदगी देखना बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और चलते चलते वापस आ गया हमारे लेफ्ट में टर्किश मॉस्क। मतलब भाई यार मैं कई बार सोचता हूँ क्या जिंदगी जीतता हूँ यार मैं भी सही में। 2-3 घंटे पहले आया हूँ इस देश में, कुछ नहीं पता इस देश के बारे में। रात को सड़कों पे आंडने लग रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, कभी सिम कार्ड लेता, कभी कुछ नहीं पता, ना यहाँ की जबान बोलता ना कुछ। निकल पड़ा सड़कों पे जैसे तो मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, मेरे को एक गली पता है इस देश की, एक इंसान को जानता हूँ। भाई बड़ी थ्रिलिंग जिंदगी जीतता हूँ सही में, बाद में याद आएंगे दिन। लो भाई आगे वापस अपने गढ़ में पहुँचते हैं जिम। सच बताऊँ तो हिम्मत रह नहीं रही बिल्कुल भी एक्सरसाइज की वजह से, लेकिन 2 दिन हो गए जिम में गए, इसलिए चलते ही हैं। ये है भाई जिम की एंट्रेंस, 1000 फ्रैंक मैंने दे दिए। ओ देर, लड़कों का अलग है लड़कियों का अलग है जिम, कमाल है। हिंदी गाने बज रहे, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। जिम भी शानदार है यार, मजा आ जाएगा। लेग्स मारनी थी और लेग्स की सबसे कम मशीन दिख रही है जिम में, पर कोई नहीं करते हैं शुरू। रात के बज गए 11, सही 10 बजे आए थे हम। 1 घंटे में 25 एक्सरसाइज मार ली मैंने, 25 सेट मतलब लेग्स के। फटाफट करिए एक्सरसाइज 1 घंटे के अंदर और अपना वर्कआउट अब खत्म। चलो इस समय कहाँ खाना तलाशेंगे, ना कोई रेस्टोरेंट मिलेगा। दूध लेके चलते हैं, मिल तो जाएगा रेस्टोरेंट ढूंढने पे, पर दूध पी के सो जाएंगे। गंदगी बहुत है यार इस देश में। वही समस्या भाई, दूध की बोतल नहीं है, डब्बा है मिल्क पाउडर वाला, बोतल ढूंढो भाई कहीं। अब एक दुकान पे मिल गया भाई फुल फैट दूध, ये ले चलते हैं। ये कौन सा है, ये आधा लीटर है, सारे ही फुल फैट है, आधा 1 लीटर ले चलते हैं। इसलिए भाई इतनी गंदगी और पोल्यूशन। दूध और पानी की बोतल के लिए 3 पॉलीथीन दी है, 3, एक के ऊपर एक।